हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे साथ है साहिल। बहुत सारे लोग साहिल को जानते हैं बिकॉज साहिल का भी एक यूट्यूब चैनल है एंड ही वाज अ स्टूडेंट, नाउ ही इज़ वर्किंग हियर। बट हमने सोचा कि हमें इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि स्टूडेंट पे हम वीज़ा पे आना चाहते हैं, हम मतलब हमें इतने सारे क्वेश्चन आते हैं और हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है स्टूडेंट का। और इतने सारे, मैं इनफैक्ट ना साहिल से पहले भी बात कर रहे थे, हम धीरे धीरे करके छोटी छोटी बात होती रहती थी। बट मेरे को इतने क्वेश्चन आते थे, मेरे को लगा, मैंने साहिल को बोला कि साहिल यार, हमें ना इकट्ठे एक वीडियो करनी है, हमारे चैनल पे आओ ताकि जितने भी लोग साहिल को नहीं जानते हैं वो जानें। बिकॉज इनके चैनल पे इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आती हैं। इनफैक्ट मैंने जब हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था, वी वर फॉलोइंग साहिल, तो हमने सोचा कि लेट्स ब्रिंग हिम ऑन आवर चैनल ताकि जो लोग साहिल को नहीं जानते वो जाने, और जो लोग हमसे स्टूडेंट का सारा जानना चाहते हैं वो ऑलरेडी साहिल के चैनल पे है। तो आज हम काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, सो थोड़ा सा bear with us, बट हम सारा कुछ कवर करेंगे जितना कर सकते हैं। बाकी फिर साहिल के चैनल पे सब कुछ है ही है। Great. Pleasure is all mine. क्या बोलूं? बट साहिल, थोड़ा सा ये बताओ कि कैसे इंडिया में व्हाट वर यू डूइंग एंड यहाँ पे आके फिर कैसे। अच्छा, तो सबसे पहले थैंक यू सो मच एंड हाय एवरीवन। मेरा नाम साहिल है और मैं इंडिया में आई डिड माय बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। उसके बाद 1 साल मैंने एज ए डेंटिस्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की थी। फिर मेरा जब स्टडी अब्रॉड का प्लान बना तो कनाडा में आई डिड माय मास्टर्स ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड नाउ आई अप्लाइड फॉर माय वर्क परमिट। अब मैं वेट कर रहा हूँ, साथ साथ जॉब कर रहा हूँ यहाँ ओंटारियो में। अच्छा, नाइस नाइस नाइस। एंड यू आर वर्किंग इन किचनर यहाँ पे? या मेरा ऑफिस किचनर पे है, पर अभी मैं रह वाटरलू में। साहिल, सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे ना लोग हमसे ये पूछते हैं कि हम कोर्स कैसे चूज करें। कई लोग जो होते हैं वो 12th के बाद हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कई लोग होते हैं बैचलर्स में पूछ रहे होते हैं, कई लोग होते हैं जो 40 इयर्स के होते हैं वो हमसे पूछ रहे होते हैं। तो हाउ डिड यू चूज योर कोर्स, और इन जनरल हाउ डू यू सजेस्ट पीपल टू चूज कि हाउ टू कम टू कनाडा अगर स्टडी के लिए आ रहे हैं तो? यहाँ मैं 2 तरह की सिचुएशंस कंसिडर करना चाहूँगा। पहले वो होते हैं स्टूडेंट्स जो वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी डिग्री की, चाहे आईटी में की है या कॉमर्स में की है, और फर्दर एजुकेशन के लिए वो स्टडी अब्रॉड जाना चाह रहे हैं। कोई भी रीजन हो सकता है, एक्सपोजर हो सकता है या कुछ भी। ठीक है। उनके लिए सिंपल है कि जो भी आपने पढ़ा आप उसमें अच्छी यूनिवर्सिटी अपने बजट में देखो, जहाँ पे प्रोग्राम अच्छा है, जहाँ पे आपकी लोकेशन अच्छी है, चूज करो और आ जाओ। फिर दूसरी सिचुएशन आती है एक प्रॉपर एजेंडा वाले जो लोग होते हैं, जिन्होंने कंट्री वो चूज करनी है जहाँ पे इमिग्रेशन ईजी हो, ठीक है, जगह वो चूज करनी है जहाँ पे पीआर पीएनपी कनाडा के पर्सपेक्टिव से वो प्रोविंसेस में जहाँ पे पीएनपी ईजी हो। तो वहां पे फिर चूज करना भी कौन सा प्रोग्राम चूज करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है, वो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो वहां पे आ जाता है। वो आप ऐसे नहीं रख सकते कि हाँ आईटी की है, बेस्ट आईटी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, वहां पे मास्टर्स करेंगे और ऐसे, और बाद में पता लगा कि आपकी जो मार्क्स वैसे नहीं थे या बजट आउट ऑफ बजट जा रही है। तो ये सारी चीजें फिर कंसीडर करनी पड़ जाती हैं अगर आपके पास एक पर्टिकुलर एजेंडा है तो। पर अब जैसे आपने एक बात कही कि कुछ लोग 30 इयर्स के हैं और वो यहाँ आना चाहते हैं, अब ये देखना पड़ता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेजेस में आप डिप्लोमा या डिग्री ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 30 इयर्स का स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब 30 इयर्स का कोई प्रोफेशनल है, उसने यहाँ पे मास्टर्स करने आना है, उसने बैचलर्स किया, हो सकता है मास्टर्स भी किए हो, 22-23 साल की उम्र तक मास्टर्स हो जाए, फिर 7-8 साल उसने वर्क एक्सपीरियंस गेन किया हो। उसके बाद अगर वो किसी रैंडम कॉलेज या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई डिप्लोमा के लिए आ रहा है तो उसको ऑफर लेटर आ जाएगी, क्योंकि वो ओवर क्वालिफाइड है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस दे विल बी ग्लैड कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट वहां आ रहा है, चलो वो ऑफर लेटर दे देंगे। बट वीजा ऑफिसर के सामने ऐसी कोई सिचुएशन शो होगी कि ये इस इंसान ने मास्टर्स भी किया है, इतना वर्क एक्सपीरियंस भी है, फिर इतने टाइम के बाद ये डिप्लोमा के लिए क्यों आ रहा है? इसको तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो या यूबीसी या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटीज में बड़े बड़े प्रोग्राम लेके आना चाहिए था। तो वहां अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अगर कुछ वो सारी जस्टिफिकेशंस प्रॉपर्ली नहीं दी तो रिजेक्शन के चांसेस थोड़े हो जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है आसपास लोगों के, जो मेरे एक्सपीरियंसेस में। नहीं, सही बात है। और एज भी मैटर करती है इस चीज में कि नहीं? अगेन डिपेंड करता है, अगर आप 30-35 इयर्स के हो और ऐसे किसी प्रोग्राम में आ रहे हो, ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो जहाँ पे चाहिए था 6-7 साल का एक्सपीरियंस, तो फिर एज क्यों मैटर करेगी? फिर तो एसओपी में आप लिखोगे ना कि हाँ मैंने यही करने आना था, इसी के लिए मैंने इतना वर्क एक्सपीरियंस गेन किया, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं इससे नीचे क्यों कुछ करूँ? ठीक है ना? तो अगर एज ज्यादा है लेकिन वर्क एक्सपीरियंस भी तो है, एज इतनी मैटर नहीं करती अगर आप उस हिसाब से कोर्स, प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैटर करता है गैप। अगर आप 30 साल के हो, 22 साल में आपकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और 8 साल आपने किया ही कुछ नहीं है,
और उसके बाद आपको अचानक ध्यान आ रहा है कि हाँ चलो कनाडा पढ़ने चले जाते हैं, तो वहां पे हो सकता है रिजेक्शन के चांसेस हो। थोड़ा सा एसओपी के बारे में बात करेंगे, बट आई वांट टू डिस्कस कि आपने यू आर अ डेंटिस्ट राइट, एंड यहाँ पे यू आर नॉट परसुइंग डेंटिस्ट्री, तो दैट वाज अ कंप्लीट शिफ्ट इन प्रोफेशन राइट, सो यू आर एबल टू डू इट, सो होता तो है, कर तो सकता है इंसान चेंज, सो उसमें यू नो व्हाट वुड यू से कि क्या चीज थी जो यू डिड एंड इट वर्कड? द थिंग इज जब मैंने डेंटिस्ट्री कर रहा था या कर ली थी, तभी मैं सोच रहा था कि हाँ बिजनेस की तरफ कैसे जा सकते हैं या करियर शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जैसे प्रोग्राम ने किया है, मैं मास्टर ऑफ मेडिकल बायोटेक, उसमें बिजनेस कोर्सेज भी थे, सब कुछ था। द थिंग इज अगर यहाँ पे मैं स्पेशली जिस मेडिकल फील्ड में हूँ या डेंटल फील्ड में हूँ, अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसका जो पाथवे है वो एक तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि वो जो एग्जाम्स हैं और जो एग्जाम्स के लिए ट्रेनिंग इन्वॉल्व है उस पर पैसे भी बहुत लगेंगे, पेशेंस बहुत चाहिए, रिस्क बहुत है, और इतना टाइम इतने पैसे अभी मैं चाह रहा वो चीजें, अभी मैं और कुछ करियर गोल्स हैं, कुछ लाइफ सेट करनी है, वो सारी कर लें तो ठीक है, डेंटिस्ट्री एक रिटायरमेंट प्लान है, वो बाद में कर लेंगे परस्यू। बट अगर कोई ऐसे करियर चेंज की तरफ भी होना चाह रहा है तो कनाडा में ऐसा है कि आपके स्किल्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। अगर कोई भी कंपनी देख रही है, कोई जितने भी यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, अगर आप उनके लिए कुछ कर पा रहे हो, कोई एक आपके पास स्पेसिफिक स्किल है, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली उन चीजों से आप स्किल्स गेन करते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल भी है तो उसके तरफ भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको दिख जाएंगी कनाडा में। तो इतना कोई टफ नहीं है। तो साहिल, हमने एसओपी के बारे में थोड़ी सी बात करी है, एसओपी की क्या इंपॉर्टेंस है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीजा? स्टूडेंट वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं वीजा ऑफिसर के सामने, वो सारे वो हैं जो नंबर्स बता रहे हैं, आपके मार्क्स इतने थे, आपको इतने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आइट्स में इतने स्कोर है वगैरह वगैरह, सारे नंबर्स वाले हैं। अगर वीजा ऑफिसर भी एक इंसान है, उसने आपको एज ए इंसान जानना है, ठीक है, ऐसी चीजें भी, तो वो जो एक ह्यूमन टच प्रोवाइड करने वाला एक लौता डॉक्यूमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। बाकी जो नंबर्स वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्वालिफाई कर देते हैं एक चीज के लिए, ठीक है, और बाकी जो थोड़ी बहुत ही चीजें हैं, जैसे कहीं गैप आ गया या कोई, अगर आप अगेन प्रोग्राम कोई ऐसा ले रहे हो जो आपके फील्ड से थोड़ा हटके है, वो जस्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा जस्टिफिकेशंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इफ यू आर क्वालिफाइड, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। तो उसमें जैसे मैं एक चीज बताता हूँ कि मैंने एक लेडी से बात करी है, शी इज 52 एंड शी इज कमिंग हियर ऑन स्टूडेंट वीजा। हमारे चैनल पे एक और एक हैं जो यू नो शी इज 35 एंड मैंने एक एज का मैं एंगल डालना चाहता था कि 35, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं गैप बहुत ज्यादा है, तो वो 35 की हैं। आई एम गेटिंग हर ऑन द चैनल, बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एज और ये सब इतना यू नो मैटर करता है, येस, बट इफ यू आर एबल टू जस्टिफाई एंड लाइक साहिल इज सेइंग कि एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें क्वालिफिकेशन के साथ, तो इट्स पॉसिबल। रिजेक्शन चांसेस अभी भी होते हैं, यू नो इट कैन बी अदर रीजंस एज वेल, बट दैट्स नो रीजन फॉर नॉट ट्राइंग। साहिल, एक और मेरे को बात बताओ, ये एजेंट, मैं इमिग्रेशन तो हमें पता है, हम बोलते हैं कि एजेंट की जरूरत नहीं है, यू कैन एक्चुअली डू इट ऑन योर ओन, बट स्टूडेंट वीजा के लिए उतनी हेल्प आई डोंट नो इफ इट्स देयर, तो वो कैसे, मतलब एजेंट कराना जरूरी होता है, किसके पास जाएं लोग, कैसे स्टार्ट करें? देखो मैंने भी और बहुत सारे ऐसे मेरे सर्कल में हैं जिन्होंने सारा ऑफर लेटर का जो प्रोसेस है, एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सारा कुछ भी खुद किया है, वीजा भी ऑनलाइन सब कुछ हो गया हुआ है, सारी चेकलिस्ट आपको मिल जाती है, वो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। अच्छा, लेकिन अगर बाय चांस ऐसा नहीं भी हो पाता तो मेक श्योर कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू या किसी कंसल्टेंट से सब कुछ करा भी रहे हो तो आपके हाथ में सब कुछ हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ से जाने चाहिए, आपके सामने सारी फाइलिंग होनी चाहिए, ठीक है ना, कौन सा डॉक्यूमेंट जा रहा है, ये ना हो कि मैंने बहुत सारे देखा है, बहुत सारे केसेस इस मामले में भी रिजेक्ट हो जाते हैं कि किसी ने फेक डॉक्यूमेंट लगा दिए जी, या आपको पता ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आप चाह रहे थे वो डॉक्यूमेंट आपके पास था, लेकिन सिर्फ वो ना पता होने के कारण वो वीजा इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपने बस डॉक्यूमेंट लगाया नहीं था, कुछ ऐसे ही लगा दिया, कुछ जो जरूरी था वो लगाया ही नहीं था। तो ऐसी चीजें, मतलब आपको खुद एजुकेटेड होना पड़ेगा, किसी को कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है, बट अगर आप खुद एजुकेटेड नहीं हो, खुद आपको कुछ पता ही नहीं है, आप डिपेंडेंट हो गए हो। एक कंसल्टेशन और डिपेंडेंसी में फर्क है, सही आप कंसल्ट करो, आप डिपेंडेंट मत हो जाओ किसी पे। अब बात करते हैं मेन खर्चे की। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी वो यहाँ पे एक आउट की तरह आते हैं कि यार मेरे को ना, मैं जो कर रहा हूँ मेरे को पसंद नहीं है, मेरे को कनाडा आना है, लाइफ अच्छी होगी यहाँ पे, बट उसके साथ आता है जब स्टूडेंट पे आ रहे हो खासकर, तो आपने यहाँ पे पढ़ना है, तो उसके साथ आता है खर्चा, और सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे तो 200-200,000 की भी एजुकेशन कर सकते हो आप। वो क्या खर्चा होना चाहिए आइडियल, जो करना चाहिए, और बजट कितना होना चाहिए, बजट कितना होना चाहिए अगर स्टडी करनी है? तो सी ये बहुत सारे केसेस पे डिपेंड करता है। सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है कि आपका स्टडी अब्रॉड का प्लान है, आपका कनाडा प्रिसाइजली प्लान नहीं है, बट स्टडी अब्रॉड है और आप चाहते हो कि आप फ्री में पढ़ लो,
और आप इतने टॉप के स्टूडेंट रहे हो कि आपके नेशनल लेवल पे आपके ट्रॉफीज हैं, आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, को करिकुलर्स भी अच्छे हैं, तो कुछ बच्चे यूएस से भी ट्राई करते हैं जहाँ 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है, कुछ जर्मनी ट्राई करते हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग की एजुकेशन ही फ्री है मास्टर्स की। तो फिर बात आती है कनाडा की कि यहाँ पे जनरली जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो प्रेफर कर रहे हैं, वो अच्छी एजुकेशन के साथ साथ इमिग्रेशन को भी पर्सपेक्टिव में रख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है अगेन कि अगर आपका बजट उतना है तो टॉप रैंक जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे जो मास्टर्स हैं या बैचलर्स हैं, मैं आपको स्टूडेंट्स की एग्जांपल देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं वो बैचलर्स कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा से कर रहे हैं, और उनकी जो पर सेमेस्टर फीस है, अगेन वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है, लेकिन $20,000 पर सेमेस्टर तक की भी फीस है। अच्छा। और वहीं कुछ बच्चे जो हैं बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने आ रहे हैं और किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में है जहाँ पे फीस $6,000-7,000 पर एनम है, पर सेमेस्टर है। तो अगेन वेरी करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम लेके आ रहे हो, बजट उस चीज पे वेरी करता है। ऑन एन एवरेज अगर मैं मेजोरिटी की बात करूं, जो डिप्लोमा लेके आ रहे हैं, जो मास्टर्स लेके आ रहे हैं, अभी बैचलर्स की बात नहीं कर रहा क्योंकि बैचलर की ओवरऑल फीस ही ज्यादा है, राइट। डिप्लोमा और मास्टर्स की जो एवरेज फीस है वो 7,000-8,000 से शुरू होके 10 to 12,000 तक डॉलर्स तक पर सेमेस्टर 4 मंथ्स तक है। तो वो कितना हो गया टोटल? टोटल डिपेंड करता है 4 सेमेस्टर। जनरली जो 3 साल के वर्क परमिट जिनका टारगेट होता है ना, भी हाँ पढ़ाई के बाद 3 साल का वर्क परमिट लेना है, तो उनको 2 साल की एजुकेशन चाहिए। 4 महीने को एक सेमेस्टर माना जाता है, और अगर आपने 16 महीने पूरे कर लिए तो मतलब वो 2 साल इक्विवेलेंसी की डिग्री है। तो आप कैलकुलेट कर लो कि अगर आपका $8,000 पर सेमेस्टर वाला प्रोग्राम है तो 8 8 16 $32,000, 17 से 18 लाख रुपए। और अगर आपका जो प्रोग्राम है वो कोई ज्यादा ही अच्छी टॉप की यूनिवर्सिटीज में बहुत महंगा प्रोग्राम है तो फिर उस हिसाब से बजट भी करोड़ों तक बजट पहुंच सकता है। जितने भी लोग मतलब पीआर के लिए पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, ज्यादातर लोग जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बैचलर्स के बाद देख रहे होते हैं कि एक्सपीरियंस है बट अब पीआर लग नहीं सकता तो मास्टर्स कर लेते हैं। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि 30-40 का हिसाब लेके चलो, सिर्फ फीस $30,000 to $40,000 ऑन एन एवरेज मास्टर्स की फीस है। और पीजी सर्टिफिकेट्स की भी इतनी फीस है। जो बैचलर्स के बाद अगर डिप्लोमा आपको मिल रहा है, मास्टर्स नहीं मिल रहा है, आईएलटीएस में स्कोर कम हो सकता है, मार्क्स कम हो सकते हैं किसी भी वजह से। ये चीज हमने पहले डिस्कस नहीं करी, प्रोविंस कैसे सिलेक्ट करें। मतलब सब लोग ओंटारियो आना जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब ज्यादा है, सब कुछ है, तो उनको लगता है कि नहीं यार और एक भेड़ चाल भी होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि एक भेड़ चाल भी होती है कि यार सब जा रहे हैं, मेरा दोस्त गया है यहाँ पे, तो वो कैसे चूज करेंगे कौन सा प्रोविंस में जाए हम? नहीं, टोरंटो वैंकूवर के मामले में तो ये बात बिल्कुल एप्ट है कि हाँ टोरंटो में सारे रिश्तेदार हैं, वैंकूवर में सारे फ्रेंड्स हैं, ब्रैम्पटन सब वही है तो वहीं पे जाना है ऐसे। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप इमेजिन करो कि हाँ कोई अगर ओंटारियो आना चाह रहा है, टोरंटो ही आना चाह रहा है, ठीक है, उसको वो मैकेनिकल इंजीनियर था, वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करना चाह रहा है और वो टोरंटो सेटल होने के बारे में सोच रहा है, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि टोरंटो उस चीज का हब नहीं है, राइट, ठीक है ना। अब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एल्बर्टा उसको जाना चाहिए, वहां की यूनिवर्सिटीज ट्राई करनी चाहिए। अगर वो शिपिंग इंडस्ट्री में जा रहा है, मेरीन लाइफ ऐसा कुछ उसके इंटरेस्ट है, तो नोवा स्कोशिया जाना चाहिए। आईटी में फिर टोरंटो, मॉन्ट्रियल, ये हब्स हैं यहाँ पे। टूरिज्म में कैलगरी, वैंकूवर, तो डिपेंड करता है ना आपका फील्ड कौन सा है। आपको ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ वहां पे चले जाता हूँ क्योंकि वहां पे इनिशियल सेटलमेंट इजी हो जाएगी। अगर करियर के लिए आप पढ़ाई चूज करने की कोशिश कर रहे हो तो जगह भी उस हिसाब से चूज करनी चाहिए ना। कोई अब दिल्ली में कोई फिल्म इंडस्ट्री वाला इंसान थोड़ी जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक्टर बनना चाहता है वो दिल्ली में या कानपुर में थोड़ी जाएगा। मैं ऑनेस्टली बताऊं, लोकेशन आपका टॉप मोस्ट फैक्टर होना चाहिए जब आप पढ़ाई चूज कर रहे हो, स्पेशली पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म करियर बनने वाला है। ये सिर्फ जाके इनिशियल सेटलमेंट फिर मूव होने वाला सिस्टम नहीं है, फैमिली के साथ सेटल होना है। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि हाँ आप बाद में कहीं और मूव हो जाओ। तो पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से तो लोकेशन मस्ट है, आप पढ़ाई उस हिसाब से चूज करो। अच्छा, और बहुत कमी है हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जो 12th के बाद सोच रहे हैं, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट लाइक दोस पीपल की 12th के बाद करनी चाहिए, बैचलर्स के बाद करना चाहिए, यहाँ पे कब आना चाहिए? ये मैंने इसमें दो तरह की राय जनरेट होती है, मतलब पॉपुलेशन से ही, जनरली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के द्वारा ही। कुछ लोग ये कहते हैं कि हाँ 12th के बाद आना चाहिए, इंसान जल्दी सेटल हो जाता है, कि अगर आप 17-18 साल की उम्र में आ गए, 22 साल की उम्र में आप सेटल्ड हो जाओगे। ठीक भी है, ठीक है, पर अगर आप ओंटारियो आए हो और आपका टारगेट पीआर था और आप 12th के बाद आ गए हो, फिर शायद आपने उस हिसाब से डिसीजन कैलकुलेटेड नहीं लिया। अगेन मैं किसी डिसीजन को गलत सही नहीं कहता क्योंकि हर जगह रास्ते निकल ही आते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ठीक है। लेकिन अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, उस प्रोविंस में अगर आप आने की कोशिश करोगे वहां पे पढ़ने के बाद पीएनपी मिल सकती है, ठीक है। वहां पे अगर आपने 6 महीने या 1 साल काम कर लिया तो आपको इजीली पीएनपी मिल सकती है और पीएनपी के थ्रू आपकी पीआर हो सकती है। तो 12वीं के बाद उन प्रोविंसेस में आना बेनिफिशियल है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, 1 साल या 2 साल, मतलब अब 1 साल का कोर्स यूज करें, 2 साल का करें, 1 साल का सस्ता होता है? सस्ता कुछ नहीं होता, सारी पर सेमेस्टर फीस है।
ठीक है, तो अगर 1 साल का कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स हैं, तो 2 सेमेस्टर के हिसाब से फीस आएगी। वर्क परमिट में आपको फिर 1 साल का मिलेगा। 4 सेमेस्टर की का प्रोग्राम है तो 4 सेमेस्टर की फीस जाएगी, वर्क परमिट 3 साल का मिलेगा। देख लो, अगर आपने एक साल के 2 प्रोग्राम करने हैं, आपको ज्यादा वर्सेटाइल तरह की एजुकेशन चाहिए कि आपको थोड़ी मार्केटिंग पता है, थोड़ी अकाउंटिंग पता है, तो आपने एक साल के 2 प्रोग्राम ले लिए, फिर 3 साल का वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। बट बहुत सारे लोग जो मेरे को पूछते हैं, लोग वो बोलते हैं कि मैं इतना नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं 1 साल का डिप्लोमा करूंगा वहां पे आके और फिर पीआर मेरे को लगानी है, तो वो क्या पॉसिबल होता है करना? ये भी डिपेंड करता है। अब सपोज अगर किसी इंसान को उतने पॉइंट्स उसके बन रहे थे एक्सप्रेस एंट्री में कि उसको सिर्फ 1 साल की एजुकेशन चाहिए थी, 15 पॉइंट मिल गए और उतने पॉइंट्स में वो क्वालिफाई कर जाएगा, उसके लिए ठीक डिसीजन है, फिर वो 1 साल के वर्क परमिट के दौरान ही अपनी एक्सप्रेस एंट्री की फाइल लगा देगा और पीआर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पॉइंट्स उस हिसाब से नहीं है और आपको यहाँ का 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद आप क्वालिफाई कर सकते हो पीआर के लिए, फिर आपको 3 साल का वर्क परमिट देखना चाहिए ताकि आपके पास बाद में टाइम तो हो, कम से कम 1 साल के वर्क परमिट। तो उसके लिए 2 साल का डिप्लोमा या मास्टर्स या कुछ करना पड़ेगा, तब जाके 3, एक में नहीं होता वो। फिर जाके 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, 1 साल का कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस इकट्ठा होएगा, फिर जाके कहीं 8777 के साथ पॉइंट्स पूरे होंगे। यहाँ पे जब आ जाते हैं तो सब लोग तो रिश्तेदार नहीं होते ब्रैम्पटन में, सब लोगों के नहीं होते, राइट? एंड प्लस अगर आप किसी और प्रोविंस में जा रहे हो तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही कोई सपोर्ट नहीं होगा, और कई लोग बहुत ही यंग होते हैं, 20-22 साल में आ जाते हैं यहाँ पे, तो वो क्या मतलब कैसे यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढे, कैसे हेल्प उनको हो सकती है, कैसे होगा? ये बहुत इजी हो गया हुआ है अब, आज से शायद 2-3 साल पहले टफ था क्योंकि लोगों के रिश्तेदार ऑलरेडी कम थे या स्टूडेंट कम्युनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी यहाँ पे। आज तो मतलब अगर सपोज मेरे सर्कल में भी कोई है तो वही आपस में एक दूसरे की बड़ी हेल्प कर देते हैं। अच्छा। फ्रेंड्स के थ्रू फ्रेंड्स निकल आते हैं। कई बार आपका कोई नोन नहीं हो सकता लेकिन आपके नोन का कोई नोन हो सकता है, एक रात के लिए आपको वो कहीं सेटल। और एयरबीएनबी है, उबर है, आजकल तो मतलब सब कुछ ऐप में हो जाता है। अकोमोडेशन ढूंढने में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो वहां से अकोमोडेशन ढूंढ के आते हैं ना और यहाँ आके उनको पता लगता है कि जिस घर के लिए डिपॉजिट दिया था वो घर एग्जिस्ट नहीं करता, वो एड्रेस ही एग्जिस्ट नहीं करता, किजीजी वगैरह। एग्जैक्टली, किजीजी पे कोई भी ऐड डाल देगा, कहीं पे भी आप डिपॉजिट दे दोगे, बाद में कोई आता नहीं पता नहीं। तो उससे अच्छा आप थोड़े पैसे 1-2 रातों के ज्यादा खर्च लो, उबर करा लो, एयरबीएनबी 2 दिन करा लो, 1-2 दिन में आप लोकल एरिया घूम के आराम से घर ढूंढ सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड सजेशन आई थिंक। एक चीज जो हमने बात नहीं करी है वो ये है कि मेडिकल यहाँ पे एज अ स्टूडेंट परमिट पे जब आते हो तो मेडिकल कैसे मैनेज करना, अपना लेकर आना होता है कि कैसे होता है? मेडिकल ऐसा कुछ लेके मैं तो नहीं, मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस अगर बताऊं, मैं कोई ऐसे इंश्योरेंस अलग से लेके नहीं आया था। अच्छा। पर द मोमेंट आप यहाँ पे एनरोल्ड हो जाते हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब मैं नहीं कहता, ये गवर्नमेंट भी कहती है कि जब आपका प्रोग्राम शुरू हो रहा है उससे ऐसे 2-3 महीने पहले भी मत आ जाओ, क्योंकि तब तक आप एनरोल्ड नहीं होते, आपको जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से इंश्योरेंस मिलना है वो भी नहीं मिला होता। तो अगर आप थोड़े दिन पहले ही आ रहे हो और द मोमेंट आप एनरोल कर लेते हो तो आपको वो सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी देती है, आपकी फीस स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, राइट। मेरे केस में ऐसा था, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, हर जगह ही मेरे ख्याल से ऐसा होता है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो स्टूडेंट यूनियंस एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक टाई अप कर लेती है। अच्छा। बल्क में सभी स्टूडेंट्स की इंश्योरेंस हो जाती है और उसमें सारी कवरेज होती है। अच्छा। मैंने अपनी ग्लासेस भी एक बार बनवाए हुए हैं। अच्छा। कई बार मुझे दवाइयां भी लेने जाना पड़ा था तो 80% कवर्ड था, 20% मैंने पे किया था, ऐसा हो गया था। तो सब कुछ कवर्ड ही होता है। अगर आप एनरोल्ड हो, द मोमेंट आप यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए हो, फिर आपको इंश्योरेंस थोड़ी बहुत लेनी पड़ेगी। वो तो या तो एम्प्लॉयर कवर करेगा जैसे राइट। और यहाँ पे काम भी मतलब साथ में करना ही पड़ता है, काम तो करना पड़ता है, ज्यादातर बच्चे करते ही हैं। तो वो कैसे होता है, मतलब जैसे 2 साल का कोर्स है तो क्या कोर्स लोड होता है? अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और इनकी नहीं बात कर रहा, इनके तो ऑब्वियसली मास्टर्स में बहुत ज्यादा कोर्स लोड होता है, उसमें कम कर सकते हो, बट अगर डिप्लोमा करके कोई आ रहा है तो कितना काम कर सकते हो लीगली, कैसे होता है? लीगल जो लिमिट है वो है 20 आवर्स पर वीक। और ऑनेस्टली बताऊं, जितने भी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना रिफाइंड है कि आपको 20 घंटे आपके निकल आते हैं आपकी पॉकेट मनी के लिए या घर के खर्चों के लिए वगैरह वगैरह। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे पढ़ते ही रहना पड़ेगा। तो 20 घंटे जो लीगल लिमिट है उसमें आप रह के अगर 16, 17, 18, 20 घंटे आप काम कर रहे हो तो आपकी पढ़ाई में कुछ खास इफेक्ट उसको देखने का नहीं मिलेगा। तो आराम से कोर्स भी संभल जाता है। तो खर्चे वगैरह निकल जाते हैं? मतलब सिर्फ खर्चे निकलते हैं। कई मैंने देखा बच्चे वो ये सोच के भी आते हैं कि फीस निकल जाएगी। तो फीस, अगर आपका प्रोग्राम जो करिकुलम है उस हिसाब से डिजाइन नहीं है कि आपको 4 महीने की ब्रेक नहीं मिल रही, आपका कोऑप टर्म नहीं है, आपको फुल टाइम काम करने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही विद इन द प्रोग्राम, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है फीस निकालना। तो अब यूनिवर्सिटी हो गई, काम कर लिया, खर्चे निकल गए, फीस तो हमने बात करी कि फीस लेकर ही आनी है या फिर लोन लेकर आना है, जैसे भी करना है। अब सबसे बड़ी बात होती है वो लोन चुकाना है। अच्छा, लाइफ आगे स्टार्ट करनी है। अगर आप 30 के बाद आए हो तब तो आप ऑलरेडी आपके पास हो सकता है यू हैव अ किड, तो आपको बस वहां से अब है कि मैं लोन चुकाऊं और आगे लाइफ स्टार्ट करूं, तो उसके लिए चाहिए जॉब।
तो अब जॉब कैसे कोई सर्च करता है यहाँ पे आफ्टर यूनिवर्सिटी? राइट। देखो, अब जॉब ढूंढने का जो बेसिक प्रोसेस है वो हर जगह एक जैसा ही होता है। सपोज आप इंडिया में भी हो, वहां पे भी वही स्किल्स हैं, वैसी तरह की जॉब है, और वैसे ही आपको अप्लाई करना है। अगर आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग है तो आपको रेज्यूमे के बेस पे इंटरव्यू कॉल्स आएंगी, या अगर आपका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है। और लिंक्डइन मैं कहूंगा कि लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको शायद इतना पता नहीं है, बट लिंक्डइन इज अ गोल्ड माइन फॉर जॉब्स। क्योंकि वहां मैंने मेरे सर्कल में भी जो लोग हैं मैं उनको भी यही कहता हूँ कि लिंक्डइन पे जब आप हो ना, तब आपको जॉब्स नहीं ढूंढनी चाहिए, तब आपको लोग ढूंढने चाहिए। ठीक है, वो लोग ढूंढने चाहिए आप जिनके काम आ सकते हो। इस मेंटालिटी के साथ लिंक्डइन पे जाओ कि हाँ, आपके पास ये स्किल्स हैं, आप इस पर्टिकुलर इंसान के ये काम आना चाह रहे हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं अपनी कंपनी में, स्पेशली अगर वो फाउंडर ही है, को फाउंडर है, प्रेसिडेंट है, किसी अच्छी पोजीशन पे है, तो वो आपको उस हिसाब से, अगर जॉब नहीं भी होगी ना, क्रिएट कर दी जाएगी आपके लिए, अगर आपकी वाइब मैच हो रही है उस इंसान के साथ। अब जैसे हमने तो अपना एक्सपीरियंस देखा, हमने तो पढ़ाई इंडिया से करी है, यहाँ पे आके जॉब सर्च का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था। मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो थोड़ा सा यूज होता है। बट यहाँ पे जो स्टूडेंट के उस पे आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं आके, तो डू यू थिंक दे हैव एन एज? मेरे को ऐसा लगता है कि एज होती है, बट आई डोंट नो इफ आई एम राइट इन माय थिंकिंग। अब देखो, जहां तक मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस में भी, और जहां तक मैंने देखा है यहाँ भी और हर जगह भी, इनफैक्ट आपके स्किल्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है अब हर जगह। क्योंकि अब ये ट्रेडिशनल जॉब मार्केट नहीं रही। पिछले 5-6 सालों में जो बूम आया, हर जगह स्टार्टअप कल्चर आ गया है, नई तरह की कंपनीज, नए तरह के प्रोफेशंस आ गए हैं जो आज से पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे 5 साल पहले। तो अब वो चीजें, वो आप ट्रेडिशनल एजुकेशन के बेस पे डिपेंडेंट होके किसी को हायर नहीं कर सकता कोई भी एम्प्लॉयर। तो वो स्किल्स देखते हैं, आपने किया क्या एक्चुअली, आपने पिछले 1-2 साल में किया क्या। तो अगर आप डायरेक्ट पीआर पे आ रहे हो, और अगर आपने पिछले 2-3 साल में कुछ ऐसा इनोवेटिव कुछ किया है कि आपको एम्प्लॉयर देखते ही हायर कर ले, तो ऑब्वियसली वो इनोवेशन एज है, आपकी थिंकिंग एज है, आपने जो किया है वो एज है, ना कि किसी तरह का पर्टिकुलर टैग या कोई एजुकेशन या आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस या टाइटल जिसको कह देते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे पढ़ने का तब बहुत ज्यादा फायदा है अगर आप यहाँ के किसी लाइसेंस्ड प्रोफेशन में जाने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा, फॉर एग्जांपल, अब मैं डेंटिस्ट्री से आया हूँ, अगर मैं डेंटल असिस्टेंट या डेंटल हाइजीनिस्ट भी बनना चाह रहा हूँ ना, जो कि डेंटिस्ट के साथ काम करते हैं यहाँ कनाडा में, उसके लिए भी मुझे लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट है। मेरे पास लाइसेंसेस, वो मेंबरशिप होनी चाहिए काउंसिल्स की, जो कि मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि मैं वो पर्टिकुलर प्रोग्राम लेके नहीं आया था। अगर मैं उस प्रोफेशन में जाना चाहता तो फिर पढ़ने का ऑब्वियसली फायदा होता, फिर मेरे को एज भी मिलता, क्योंकि जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके पास वो सर्टिफिकेशन या वो लाइसेंसेस नहीं है जो मेरे पास है। तो अगर आप उन प्रोफेशंस में जा रहे हो तो डेफिनेटली एजुकेशन गिव्स यू एन एज। वैसे ओवरऑल स्किल्स के मामले में कोई इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ पे अगर एमबीए भी कोई कर रहा है, चाहे वो किसी छोटे कॉलेज से ही कर रहा है, तो शायद उसको जॉब में ज्यादा एज मिलती है, बट उतना नहीं है बिकॉज ऑफ वो मिलती है, वो अब डिपेंड करता है ना। अब सपोज आपने एमबीए की, अगर सिंपल एमबीए की है, आपको एम्प्लॉयर ने ये पूछना है, इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू, सपोज आप पहुंच गए इंटरव्यू तक, आपको वो ये पूछेंगे, हाँ जी एमबीए की है, एमबीए के दौरान क्या किया। अगर आप कनाडा में हो, और अगर आप देखो, एजुकेशन का चाहे एज नहीं है, पर एजुकेशन वो डिग्री करते करते आपने आसपास जो कर लिया ना, वो पार्ट टाइम जॉब कर ली, कनेडियन कल्चर ग्रास्प कर लिया, कहीं जगह पार्ट टाइम जॉब कर ली, कोई ऐसा ऐप बना लिया, अगर आप आईटी में हो तो यहाँ बैठे बैठे कोई ऐप बना लिया जहाँ पे कनेडियन स्टार्टअप्स के साथ आपके थोड़े बहुत टाइप्स हो गए। ऑनेस्टली पढ़ाई आजकल वो रह नहीं गई कि आप किताबें पढ़ो और पेपर दो। पढ़ाई का मतलब ही ये है कि अगर आप एजुकेशन कहीं ले रहे हो तो उसको उसी टाइम अप्लाई करना शुरू कर दो। अगर आपने उसी टाइम उसको अप्लाई कर दिया ना, फिर आपके पास उस डिग्री के कारण एक जो एज आएगा, वो एक्चुअली एक हिडन एज है। वो एक्चुअली आया इसलिए क्योंकि आपने डिग्री के दौरान बड़ा कुछ कर लिया था। ठीक है, नाम डिग्री का लग जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर वो चीजें कंसीडर करते हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा कंसीडर होता है वर्सेस डिग्री। तो साहिल, लास्ट में एक बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑब्वियसली पीआर के लिए आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या, मतलब एक बार यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, जॉब मिल गई, कईयों का होता है कि अभी 1 साल और जॉब करनी है, उसके बाद दे लेवल टू, तो वो क्या राइट टाइम है टू अप्लाई फॉर पीआर आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर स्टडीज? जब भी आप भी होता है बीच में वैसे, तो राइट। तो प्रोसेस ऐसा है कि जब आपका स्टडी परमिट पे आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। डिपेंडिंग कि आपने कितने साल की पढ़ाई की, आपको उतना वर्क परमिट मिलता है। फिर आपके पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास जैसे 1 साल का पिछला एक्सपीरियंस है और आइट्स में भी अगर मेरा अच्छा स्कोर आ गया तो मैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए अगर क्वालिफाई कर जाता हूं तो मैं अभी भी कर सकता हूं पीआर के लिए अप्लाई। वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 1 साल काम करना ही पड़ेगा। द मोमेंट आपके पॉइंट्स पूरे हो गए, 1 साल काम करने के बाद हो गए, या आप किसी ऐसे
कहने का पहले से मतलब करके आए हो, कि पहले से ही आपके पास Points पॉइंट्स पूरे हैं, होने आपके पास एजुकेशन के एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ गए तो Right. आपके पास पॉइंट्स पूरे हो गए। हम्म, तो जब भी आप क्वालिफाई करते हो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस आपके पास एक लीगल स्टेटस होना चाहिए द मोमेंट आप यहाँ आप स्टडी परमिट पे हो चाहे वर्क परमिट पे हो। तो साहिल अभी यू आर वर्किंग, अभी हमारे अप्रैल में खत्म हुई थी मेरी university? डिग्री अप्रैल में खत्म हुई है। अप्रैल में खत्म हुई है, अभी फिर कोविड आ गया, सब कुछ हो गया, तो वर्क परमिट्स वगैरह भी थोड़े लेट हो रहे हैं। तो उसके बीच में क्या करें, मतलब वर्क परमिट मिलने के बाद ही काम कर सकते हो जब मिल जाए, या फिर कैसे होता है, बीच में क्या करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब तक आपका स्टडी परमिट वैलिड है, जब तक आप पढ़ाई कर रहे थे, उसमें आपकी वो ट्रांसक्रिप्ट आ गई, सारे बिल्कुल। डिग्री का ग्रेजुएशन लेटर आ गया, सब कुछ आ गया, और उस टाइम अगर आपने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, वर्क परमिट अप्लाई कर दिया, आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, आईआरसीसी का वो लेटर आ गया, तो अगर आपका फिर स्टडी परमिट एक्सपायर हो भी जाता है तब भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि आप इम्प्लाइड स्टेटस पे हो। इस चीज को इम्प्लाइड स्टेटस बोल देते हैं कि अभी आपका कोई रिजल्ट नहीं आया, रिजेक्शन या अप्रूवल नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने जिस चीज के लिए अप्लाई किया आपको वो सारे बेनिफिट्स पर्क्स मिल जाते हैं उसी टाइम। ठीक है साहिल, बहुत ही बढ़िया। ये वीडियो तो बहुत लंबी हो गई होगी, बट आई थिंक ये वर्थ थी, बिकॉज आई रियली फील दैट बहुत सारे लोगों का पीआर नहीं हो सकता जो अभी जिस प्रोफाइल में है, एंड स्टूडेंट वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं बट उनको ठीक से गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाली वीडियो जो है ये आपको पूरी गाइडेंस दे रहा है, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप साहिल को सब्सक्राइब करो, साहिल के चैनल पे जो नहीं कर रहा। एंड साहिल ने बहुत सारी वीडियो, 100 से ऊपर वीडियोस बनाई हैं, मोस्टली स्टूडेंट वीज़ा पे है, यहाँ पे लाइफ पे है, फ़ोन कैसे लेना है, हर तरह की वीडियो है एज अ स्टूडेंट। तो आप जब यहाँ पे आओगे, जैसे आप हमें बोलते हो ना कि हमारी वीडियोस देखकर आपको लगता है कि आप पीआर पे आ रहे हो तो आपको सब कुछ पहले से ही पता है, वैसे ही आप साहिल के उस पर जाओगे, और आगे भी साहिल बनाता वो तो अब जैसे जैसे हाँ, लाइफ आगे बढ़ी जा रही है, जैसे आप सभी को बताते रहेंगे ऐसे ऐसे हो रहा है जी यहाँ पे। बिल्कुल। तो ये सब साहिल मैंने खुद फॉलो करी थी, कई वीडियोस पीआर के लिए भी एप्लीकेबल थी साहिल की, तो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो तो साहिल को आप फॉलो करो। और भी बहुत सारे चैनल है, बट मेरे को समहाउ साहिल से ना वो कनेक्शन हुआ, वो पंजाबी कनेक्शन है, आई डोंट नो वो क्या था, बट दैट्स व्हाई आई रीच्ड आउट टू हिम आल्सो कि मेरे को प्लीज आपके यू कम टू आवर चैनल। तो थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। या परफेक्ट, सो थैंक्स अ लॉट साहिल, एंड बहुत मजा आया अभी बात करके, और बहुत मस्त खाना भी बनाया साहिल ने हमारे लिए, मतलब इतना मस्त चिकन मैंने आज तक नहीं खाया, बट इट वाज रियली रियली फन। थैंक्स अ लॉट साहिल। थैंक यू, बस वही मुझे बनाना आता है और कुछ खास आता ही नहीं। आइसक्रीम मुझसे बनाई थी, वो भी वो भी। चलो, थैंक यू सो मच नमजोत, थैंक यू, थैंक्स चलो, एवरीवन, थैंक्स। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।